मशरकी यरूशलेम, मकबूजा वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर यहूदी मजहब के मुताबिक सिर्फ इसराइल का हक है और इन इलाकों में कोई भी फलस्तीनी नहीं नजर आना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत से अरबों को कत्ल कर चुका हूँ और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं कभी भी फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होने दूंगा। अस्सलामुअलैकुम भरावो, ये तमाम बयानात किसी आम इसराइली शहरी के नहीं बल्कि अतवार के रोज मुंतखब होने वाले नए इसराइली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के हैं। दोस्तों, मौला अली का फरमान है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। जो जुल्म साबिक इसराइली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामीन नेतन्याहू ने मासूम फलस्तीनियों पर किया, उससे एक बात तो वाजिया थी कि इस जालिम शख्स के इक्तदार का सूरज गुरूब होने को है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नौ मुंतखब वजीर आजम नफ्ताली बेनेट फलस्तीनियों पर जुल्म जारी रखेगा या नहीं। दोस्तों, अगर आप हमास वर्सेस इसराइली आर्मी पावर कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, पिछले 12 साल से लगातार नेतन्याहू इसराइल पर हुकूमत कर रहा था। इस तवील दौरे हुकूमत का इख्तिताम 13 जून बरोज अतवार को हुआ जब इसराइल की सुप्रीम कानून साज असेंबली नेसेट ने न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया। नेतन्याहू को निकालने के पीछे वजह फलस्तीनियों पर जुल्म नहीं बल्कि नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। दोस्तों, नेतन्याहू पर इल्जाम है कि उसने एक ऑस्ट्रेलियन और इसराइली बिजनेसमैन से $2 लाख की शराब और सिगार बॉक्सेस नाजायज हासिल किए। नेतन्याहू और उसकी बीवी सारा पर इल्जाम है कि बजट से ज्यादा खाना खाया और एलोकेटेड बजट से ज्यादा शॉपिंग की। 3 केसेस में नेतन्याहू पर तो फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है और यही करप्शन केसेस नेतन्याहू के जवाल का सबब बने। अब नेतन्याहू भी पूछेगा, मुझे क्यों निकाला। मार्च 2021 को इसराइली लेजिस्लेटिव असेंबली का इंतखाब होता है और 2 जून को नेतन्याहू मुखालिफ जमातों का एक नया इत्तेहाद कायम होता है जो अल्टीमेटली नेतन्याहू को आउट और नफ्ताली बेनेट को एज अ 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल इलेक्ट कर लेता है। दोस्तों, ये इत्तेहाद कोई बहुत नजरियाती इत्तेहाद नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजी में 180 डिग्री का फर्क है। लेकिन कॉमन बात यह थी कि ये 8 जमातें नेतन्याहू के 12 साल तवील तरीन इक्तदार का खात्मा चाहती थी। इस इत्तेहाद में इंतहापसंद नफ्ताली बेनेट की पार्टी जमीना, सेंट्रिस्ट यार लैपिड, सेकुलर पार्टीज और इसराइली तारीख में पहली बार एक इस्लामिक जमात यूनाइटेड अरब लिस्ट भी शामिल है। दोस्तों, बेनेट को 60 वोट्स हक में पड़े हैं और 59 वोट्स मुखालफत में पड़े हैं। इन 60 वोट्स में से बेनेट की पार्टी जमीना के पास सिर्फ 6 सीट्स हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इंतहापसंद नफ्ताली बेनेट कैसे इतने सेकुलर इत्तेहाद पर राजी हो गया जिसमें एक इस्लामिक पार्टी भी शामिल हो। दोस्तों, इसके जवाब में बेनेट ने खुद कहा है कि इसराइल में पिछले 2 सालों में 4 इलेक्शंस हो चुके हैं और अगर ये बेवकूफी बंद ना की तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ये नई इत्तेहादी हुकूमत, जिसे तब्दीली सरकार भी कहा जा रहा है, इमरान खान वाली तब्दीली सरकार नहीं, जो उनका एक कमजोर और डाइवर्स इत्तेहाद पर कायम है, तो मुख्तलिफ इशूज लाइक इसराइल फलस्तीन इशू पर स्टेट पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है बल्कि यह गवर्नमेंट ज्यादातर इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पर तवज्जो देगी। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि बेनेट हुकूमत को गवर्नमेंट ऑफ चेंज कहना गलत है जब तक वो फलस्तीन के लिए आजाद रियासत और उनके हक खुद इरादियत को सपोर्ट ना करें। ब्रावो न्यू प्राइम मिनिस्टर मशरकी यरूशलेम और कम से कम 60% वेस्ट बैंक पर इसराइली कब्जा चाहता है। द टाइम्स ऑफ इसराइल अपने आर्टिकल में लिखता है कि बेनेट कौमी कैंप का एक मजबूत राइट विंग आदमी है और चाहे कोई भी हालात हों, बेनेट कभी भी फलस्तीनी रियासत नहीं बनने देगा। इससे उन फलस्तीनियों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया जिनको लगता था शायद अमन कायम हो सके। नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है और अपने एक्स बॉस से भी ज्यादा मजहबी इंतहापसंद सोच का मालिक है। बेनेट हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज यूएसए की नई हुकूमत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना है जिसकी बेस पर फिर बाकी फॉरेन स्टेट के साथ इसराइली रिलेशंस डिफाइन होंगे। इसराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को समझता है, इसलिए हलफ उठाते ही नफ्ताली बेनेट ने ईरान पर लफ्जी गोलाबारी की और नेतन्याहू की ईरान मुखालिफ पॉलिसी पर कायम रहने का हिंट दिया। बेनेट ने ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और साइंटिस्ट को डायरेक्टली थ्रेट किया और कहा कि इसराइल कभी भी ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे सकता और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोवर्ट हमले जारी रखेगा। दोस्तों, ये इत्तेहाद बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल और नाजुक है, इसलिए कोई तब्दीली की उम्मीद रखना सिर्फ बेवकूफी हो सकती है। फलस्तीनियों पर मजीद जुल्म किए जाएंगे और मुस्लिम दुनिया सिर्फ मुजम्मत करती रह जाएगी, जबकि यूएई और अरब मुमालिक के साथ इसराइली मुआहदा अब्राहम अकॉर्ड्स कायम रहेगा। लेकिन मुसलमानों को सोचना पड़ेगा
آج اگر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کل فلسطین کی جگہ وہ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ایک بن کر اسرائیلی دہشت گردی کا سامنا کرنا ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔